जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएसआरथी अड्डा पे। तो प्यारे बच्चों, हर रोज की आज हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं 15 नए प्रश्नों के साथ। और ये जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो भी एक्सप्लेनेशन बनाया गया है उस एक्सप्लेनेशन से डायरेक्ट प्रश्न बनाए जाते हैं। आप यदि एक बार इस प्रश्न को करेंगे तो ये 15 प्रश्न आपको 60 प्रश्न के बराबर हेल्प करेगा, क्योंकि एक प्रश्न के साथ लगभग जो एक्सप्लेनेशन है उसमें 4 से 5 प्रश्न बनाए गए हैं। आप बिल्कुल सेशन को सावधानी से कीजिए और एक एक चीजों को नोट डाउन करते चलिए। एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस प्रश्न को आगे करते चलेंगे। और सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सफलता और सुनिश्चित हो सके। देखिए, आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। मतलब कि आपको बताना है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने यह उद्घोषणा की है। उद्घोषणा यह है कि समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के उत्तरदायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। अब आपको बताना है कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी उपाधियों को त्याग देना चाहता हूं, मैं अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, क्योंकि यह जो भी काम हो रहा है अभी का वह मनुष्य के हित में नहीं है। तो यह बात किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, या दादा भाई नौरोजी ने कहा था, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे यह उद्घोषणा रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो जब उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी। अब यहां से प्रश्न बनता है कि किस घटना के एवज में उन्होंने किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के एवज में। कौन सी उपाधि त्यागी? तो नाइटहुड की उपाधि त्यागी। नाइटहुड की उपाधि त्यागी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। डेट आपको लिख के जरूर बताना है। यह आपके लिए होमवर्क है कि आपको डेट जरूर बताना है। डेट आपको बताना है कि किस डेट को यह घटना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया। देखिए, यह प्रश्न एनडीए में पूछा गया है, जेपीएससी 2013 में पूछा गया है और बार बार ये सभी प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। एक भी प्रश्न यहां ऐसा नहीं है जो ऐसे लाया गया। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको इन सभी प्रश्नों का ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न फिर दूसरे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं ये सब। तो आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए। अब रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। और पिछले जो वीडियो थे उन सब में रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत गहराई से बताया गया है कि काला कानून क्यों कहा गया, किसने विरोध किया, किसकी गिरफ्तारी हुई, सारी बातें वहां बताई गई है। अब जब आपको सभी बातें याद रहेंगी तो यहाँ आप बिल्कुल आसानी से छांट लीजिएगा कि रॉलेट एक्ट था क्या। तो देखिए, कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए। आप नए हैं तो पिछले वाले वीडियो को देखिए, लगभग 10वां सीरीज है। यदि पीछे वाले सभी प्रश्न कर लेंगे तो एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी से बनेगा और आप एग्जाम में अपना झंडा लहरा करके आएंगे। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आपको बस यह काम करना है कि सभी सीरीज को और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन है कि कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए हुआ था, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए किया गया था, या अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए किया गया था, या द्वितीय विश्व युद्ध के आपराधिक पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बिना अपील बिना दलील को क्रांतिकारियों को पकड़ करके सजा दी जाती थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए इसको लाया गया था और बिना अपील और बिना दलील को शक के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी को पकड़ करके सजा दी जाती थी। इन सभी बातों पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से बात कर रखा है। रॉलेट एक्ट राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारे सामने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहुत बढ़िया। जो बारदोली सत्याग्रह हो रहा था, जो बारदोली आंदोलन महिलाओं द्वारा किया जा रहा था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले आपके प्रश्न से ही
प्रश्न बन गया कि किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उसमें निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी, आपको बताना है। जीतने वाले को जमीन, जो जोतने वाले को जमीन, जो जमीन को जोत रहे थे उनको जमीन वापस कर दी जाए। मजदूरी की दरों में वृद्धि, यानी कि जो मजदूरी थी उसकी दर को और बढ़ा दिया जाए, या नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, या किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये भी एनडीए 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या हुआ कि बारदोली के महिलाओं ने इसलिए किया हुआ था यह आंदोलन कि जो नई बढ़ी हुई लगान थी, जो नई बढ़ी हुई लगान दर थी, उसको वापस कराने के लिए कि इतना लगान हम नहीं भर सकते हैं और इसको अंग्रेजों को वापस करना होगा। अब यहां हम देखेंगे एक एक पॉइंट को कि बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ। अब यहां से प्रश्न दो बन गए। सबसे पहले एक प्रश्न बन जाएगा कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। किसने किया था, तो वहां की महिलाओं ने किया था और उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब आएगा कि बारडोली सत्याग्रह कहां हुआ था, तो बारडोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी। कितने प्रतिशत तक की, 22% दर की। अब इतना डिटेल्स में पढ़ने के बाद कौन सा प्रश्न आपसे छूटेगा, वहां लगान भी पूछ दे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, तो 22% की वृद्धि कर दी गई थी। प्यारे बच्चों, यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपनी सफलता को और सुनिश्चित कर सके। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके सामने, यह सहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको ये 4 कथन दिए गए हैं और इन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। इसमें एक सही हो सकता है, एक दो सही होता है, एक दो तीन सही हो सकता है, 2 3। अब आपको पकड़ना है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन का फॉर्मेशन क्या था, ये आप पकड़ेंगे। ये आप जानते हैं कि 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में गांधी जी द्वारा वापस लिया गया था। किस कारण से लिया गया था, तो चौरा चौरी कांड की वजह से लिया गया था। इन सभी बातों पे हमने फिर बात बहुत ढंग से कर रखा है, इसलिए पुराने वाले पिछले वाले सेशन को जरूर देखें। आप जाकर के पिछले वाले सेशन को जरूर देखें, आपका कंसेप्ट बेहतर ढंग से क्लियर होते चला जाएगा। अब असहयोग आंदोलन के विषय में आपके कथन पे विचार करना है। पहला है, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। बिल्कुल सही बात है। इतना प्रबल था कि यदि गांधी जी, कहा जाता है कि यदि गांधी जी असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस नहीं लिए होते तो शायद भारत उसी समय आजादी के कगार पे था। तो यह कथन बिल्कुल सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। बिल्कुल, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक भी था, क्योंकि उसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था और खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा हुआ था। तो हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रोत्साहित कर रहा था यह आंदोलन। तो एक और दो दोनों सही हो गया। तीसरा आप देखेंगे, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। तो नहीं, यह नहीं था, यहां कहीं भी यह बात नहीं था। यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रोत्साहित किया गया था और इसमें पूरे राष्ट्र के लोग लगभग सम्मिलित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 और 2, 1 और 2। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतर ढंग से क्लियर हो सके। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। बिल्कुल, इसके पहले जितने आंदोलन हुए थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था और भी स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इन सबसे ज्यादा प्रबल आंदोलन यह था। और हम लोगों ने पिछले सेशन में यह भी बात किया है कि स्वदेशी आंदोलन का एक प्रकार का यह कॉपी था, एक प्रारूप था। स्वदेशी आंदोलन में जो वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, वही काम फिर इसमें गांधी जी ने लागू किया था और सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला यह आंदोलन था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में भी सहायक हुआ। बिल्कुल सही बात है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है। मैंने बोला था ना, एक एक प्रश्न बहुत बेहतरीन है। कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा वही इस प्रश्न को कर पाएगा और यही प्रश्न है जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाते हैं और आपको और बच्चों से अलग करता है।
और जब आप और बच्चों से अलग होंगे तभी आप रिजल्ट में आएंगे। बहुत ऐसे प्रश्न है जो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रश्न है जो बच्चों से नहीं बनता है और यहीं से बच्चे रिजेक्ट होने लगते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे प्रश्न को समाहित किया गया है ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे और आपका ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आए और डायरेक्ट आप सफलता के मार्ग तक पहुंचे और आपका सीधा रिजल्ट हो जाए। चलिए यहां देखते हैं कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह दर्शन है उसमें कौन सही है कौन गलत है। बहुत बढ़िया। यदि आप महात्मा गांधी के सभी आंदोलन के बारे में पढ़े हैं और आप जानते हैं, यदि पिछला सेशन किए हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर बनाइएगा क्योंकि तुरंत आप पकड़ लीजिएगा। सत्य और अहिंसा इनके दो प्रमुख संगठन थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का सभी आंदोलन 1942 में जाकर के वो थोड़ा उग्र होते हैं और करो और मरो का नारा देते हैं, लेकिन उसके पहले जितने आंदोलन वो करते हैं, चंपारण आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन करते हैं या सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, उन सभी आंदोलन में सत्य और अहिंसा के रास्ते पे ही चलने की बात करते हैं और सत्य और अहिंसा के साथ ही भारत को आजादी दिलाने की बात करते हैं। तो ये भी सही हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर बुराई हो रहा है तो उसका प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ये भी बात सही था। उनका कहना था कि बुराई का प्रतिरोध करेंगे, लेकिन यदि कोई बुरा कर रहा है तो उससे घृणा नहीं करेंगे, बस कि उसको सही रास्ते पर लाएंगे, उससे बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। चलिए ये भी बात सही है। तीसरा है सत्याग्रही यदि आवश्यकता हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। जैसे ही बुरा पहुंचाएंगे यानी कि वो क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं हिंसक होंगे, तभी ना किसी और को बुरा पहुंचाएंगे और अपने आप को बुरा पहुंचाएंगे। तो हिंसा की बात है ही नहीं। जब हिंसा की बात है नहीं तो तीसरा ऐसे ही कट गया, क्योंकि इनका सभी सत्य और अहिंसा पे था, हिंसा पे था ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो केवल 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 सही होगा। एक एक प्रश्न बेहतर है बाबू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सत्य और अहिंसा उनके दो महत्वपूर्ण संगठक है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, यह बिल्कुल सही बात है। कैसा लग रहा है सेशन? यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में सीधा कमेंट कर सकते हैं। आपके हर बातों को सुना जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। भारत के लिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम वायसराय किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? बहुत बढ़िया। आपको बताना है कि डोमिनियन स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन या डोमिनियन स्टेट जो था उसका ड्राफ्टिंग किसके समय में किया गया था? प्रथम प्रयास आपको बताना है। क्या मॉर्ले मिंटो सुधार के समय में किया गया था, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था, साइमन कमीशन में किया गया था, या पहला गोलमेज सम्मेलन में किया गया था? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और पहली बार ड्राफ्टिंग ऑफ अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में इसकी बात की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और ये कब आया था? तो 1919 का अधिनियम इसे माना जाता है। अभी एक्सप्लेनेशन में सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और यहां से देखिए कितने प्रश्न बनते हैं ये सभी हम यहां पॉइंट करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत बढ़िया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। कैसा है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसका नाम था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने, अब भारत के मंत्री कौन थे? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। अब यहां आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, किसने यह घोषणा की थी? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने की थी। कब की थी? तो 20 अगस्त 1917 को की थी कि ब्रिटिश संसद में यह घोषणा उन्होंने कर दी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, यानी कि भारत में अब उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाएगी। 1917 में इन्होंने घोषणा कर दी। नवंबर 1917 में भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड एवं अन्य सैनिक अधिकारियों एवं भारतीय, तो सबसे पहले यहां आपको याद रखना है कि तत्कालिक वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड जी थे। मॉन्टेग्यू जो भारत के मंत्री हुआ करते थे, और वायसराय कौन थे उस समय? तो चेम्सफोर्ड जी थे। अब यहां हम देखेंगे कि तत्कालिक वायसराय चेम्सफोर्ड एवं अन्य सैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। किसने?
मॉन्टेग्यू जी ने किया। अब अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था या चौथा हुआ था। देखिए यह 53वीं और 55वीं यहां केवल 5 है। बीपीएससी 2010 का प्रश्न है 53वीं बीपीएससी 2010 का यह प्रश्न है और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन 3 ही हुआ था, 3 बार हुआ था। 30, 31, 32 में हुआ था। 30, 31, 32 में। तो 30 में पहला हुआ, 31 में दूसरा हुआ, 32 में तीसरा हुआ। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तीसरा, चौथा हुआ ही नहीं था। अब एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ कब हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि आरंभ कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 17 नवंबर 1932 को इसको आरंभ किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यह लाइन बहुत बढ़िया है, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, बल्कि आपको याद रखना है केवल दूसरा जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था ना, सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, उसी में कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बन के गए कौन थे, तो महात्मा गांधी गए थे। और कांग्रेस या महात्मा गांधी दोनों में से किसी को कहे तो दोनों ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था पूछता है। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जी थे। रैमजे मैकडोनाल्ड जी थे। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जी थे। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल होर हुआ करते थे। अब देखो भारत के सचिव कौन थे, तो सैमुअल होर हुआ करते थे। बहुत बढ़िया। आपसे पूछे कि उस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जी थे। भारत के सचिव कौन थे, तो सैमुअल होर जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। बहुत बढ़िया। अब नमक कानून हम लोगों ने पढ़ लिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब आप पढ़ेंगे तो नमक कानून भी वहां पढ़ाया गया है पिछले सेशन में। और हमें पता है कि नमक कानून से पहले नमक कानून शुरू किया गया और शुरू करके फिर 24 दिन की यात्रा थी। उसके बाद 24 दिन के बाद जब वो पहुंचते हैं समुद्र के तट पे तो नमक उठा करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। कौन, तो महात्मा गांधी अपने 78 साथियों के साथ वो जाते हैं, पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं। तो अब आपको याद रखना है 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मार्च 1930 को, मार्च 1930 को, 6 मार्च को, 12 मार्च को, या 6 अप्रैल 1930 को, या 12 अप्रैल 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को मैं बात करूं कि 12 मार्च 1930 को इन्होंने आरंभ किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ यहां से हुआ। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया गया। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पे गलत से ये हो गया है, आपको याद रखना है। ये हो गया आपका ऑप्शन बी, ये हो गया सी और ये डी का डी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930। अब जैसे ही हम यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे आपकी सारी दुविधा और सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपका कंसेप्ट इस प्रश्न का नहीं बल्कि इस टॉपिक का ही क्लियर होने लगेगा। अब देखिए, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन में से एक था। बिल्कुल सही बात है। नमक सत्याग्रह किसने चलाया, तो महात्मा गांधी जी ने चलाया। अब आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 में बापू ने यानी कि महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। तो कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। कहां से हुआ था, तो अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से। और कहां तक था, तो दांडी गांव तक का था। कितने दिनों का यात्रा था, तो 24 दिनों का पैदल यात्रा था। बहुत बढ़िया। इतने प्रश्न आपके सामने बन गए। पूछे कि शुरुआत कब हुई, तो 12 मार्च 1930 को हुई। यह कहां से शुरुआत की गई थी, तो अहमदाबाद के स्थित साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। कहां तक यात्रा थी, तो दांडी तक की यात्रा थी। कितने दिनों तक पैदल चलकर की गई थी या कितने दिनों तक की यात्रा थी, तो 24 दिनों की। क्योंकि आजकल बहुत डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइनर रटे हुए हैं, आप गए एग्जाम में गए, ऑनलाइनर पूछा आप आंसर करके आ गए। नहीं, बहुत डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपकी समझ को चेक किया जा रहा है आजकल। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। 24 दिनों की यात्रा के बाद
6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पे नमक कानून तोड़ा। अब ये बात आपको याद रखना है, जब वो समुद्र तट यानी दांडी पहुंचते हैं, वहां जाकर के 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो नमक कानून की शुरुआत जैसे पूछे, आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, 12 मार्च याद रखना है, 24 दिन जोड़ देना है, 6 अप्रैल आ जाएगा और 6 अप्रैल को कानून का उल्लंघन करते हैं। शुरुआत 12 मार्च 1930 और नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो 6 अप्रैल 1930। सभी बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलेगा, इतने डीपली तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। एक एक प्रश्न को ऐसे सजाया गया है कि आप एक प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न के साथ 5 प्रश्न आपके बनेंगे और आप एग्जाम में फंसेंगे ही नहीं। आप पूछो कहां से प्रश्न पूछते हो, हम आंसर देने के लिए रेडी हैं, ऐसा आपको फील होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत बढ़िया, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, नरेंद्र देव जी थे, या आसफ अली जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यह यूपीएससी 2011 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, एमपी पीएससी 2013 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। एक एक प्रश्न अपने आप में बहुत बेहतरीन है और एक्सप्लेनेशन तो उससे भी बेहतरीन है कि चलो आप कहां से प्रश्न पूछेगा, जो प्रश्न पूछे हैं उसके इर्द गिर्द आए बाएं दाएं जो भी है वहां से प्रश्न बना करके मैंने एक्सप्लेनेशन में रख दिया है। अगर एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर है, आपका इससे पूछे गए अगल बगल का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आपको बताना है कि वो कौन से ऐसे व्यक्ति है, क्या जवाहरलाल नेहरू जी थे, या बी आर अम्बेडकर जी थे, या वल्लभ भाई पटेल जी थे, या राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और 1931 यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जाते हैं और वहां वह गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी और यहाँ के लोग जैसे बी आर अम्बेडकर अपना अलग पृथक निर्वाचक की मांग करते हैं और इसी बात को लेकर के महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि अब आपके लिए अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, और उस पर महात्मा गांधी वापस होकर के चले आते हैं। यहां हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि अम्बेडकर और तेज, अब सिर्फ अम्बेडकर जी का बात याद नहीं रखना है, कौन कौन है। तो अम्बेडकर जी, तेज बहादुर सप्रू जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो अम्बेडकर जी के साथ तेज बहादुर सप्रू जी का भी नाम आपको याद रखना है, वो भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि यह बात किसने कहा कि मैं एक समाजवादी हूं, गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। यह बात 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यह बात कहने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम, अब यहां थोड़ा सा आपको याद रखना है, नेहरू जी सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? इन बातों पे हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया। सबसे पहले आपको दिया जा रहा है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर्वप्रथम नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। अब यहां देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। नेहरू जी ने सर्वप्रथम बांकीपुर के, और यह बांकीपुर 1912 की बात है, 1912 की बात है, नेहरू जी ने सर्वप्रथम बांकीपुर के अधिवेशन में एक कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में नेहरू समाजवादी थे और उन्होंने आर्थिक आवश्यकता पर बल दिया। तो सर्वप्रथम कहां उन्होंने भाग लिया? तो 1912 के अधिवेशन में, जो बांकीपुर अधिवेशन था उसमें भाग लिया। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी आपको बताना है। इसके अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। इसके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है कि 1912 के अध्यक्ष कौन थे, और इनके बारे में बता देता हूं कि सबसे पहले ये 1929 में जो लाहौर अधिवेशन था, 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले किस अधिवेशन में
कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं तो 1912 का बांकीपुर में लेते हैं। यहाँ बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो जब अध्यक्ष की बात करें तब 1929 लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन पे काफी डीपली बात किया गया है, एक एक प्रश्न पे बात किया गया है और पिछले सेशन में किया गया है। आप जाइए पिछले वाले सेशन को जरूर देखिए। और जब कहे कि उन्होंने कब सर्वप्रथम प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया तो 1912 होगा। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, यह आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मुझे देखना है कि आप कितने बच्चों को, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जब चल रहा था तो उन सभी बातों को आपने अपने दिमाग में रखा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। एक लाइन में आपको याद रखना चाहिए कि 21 वर्ष तक ही गांधी जी अमेरिका में रहे। और भारत कब लौटते हैं ये भी प्रश्न पूछता है तो 1915 में यह भारत लौटते हैं। 1915 में यह भारत लौटते हैं। तो 1893 से लेकर के 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे और नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह करते रहे। 1915 में यह भारत लौटते हैं। फाइनली भारत 1915 में लौट के आ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहां हुआ था। यह भी प्रश्न हम लोगों ने डायरेक्ट किया हुआ है। और यह प्रश्न हमने कब किया है, आप आंसर बताएंगे। यह प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वाला जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोगों ने किया है। प्लेलिस्ट में बना दिया गया सभी टॉपिक वाइज प्रश्नों को। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सीधा एक सीरीज आपको मिलेगा, उसको खोलिए और पूरा ढंग से पढ़ते चले जाइए। भारत के किसी भी एग्जाम में आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका प्रश्न, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वहां आपका ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इस पे भी हम लोगों ने बात किया था। बेलगांव अधिवेशन था। और बेलगांव है कहां, तो बेलगांव कर्नाटक में है। बेलगांव कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। कर्नाटक में है बेलगांव, कर्नाटक में है। ठीक है, 1924 की बात है। कब, तो 1924 बेलगांव अधिवेशन यानी जो कर्नाटक में है वहां उन्होंने केवल एक बार ही अध्यक्षता की थी। यहां थोड़ा सा हम रख देते हैं कि महात्मा गांधी वर्ष 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। नरम दल कांग्रेस में लाया गया और मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। पूछता है कि मुस्लिम लीग कब कांग्रेस से अलग हुई, तो 1924 वाले बेलगांव अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था उस समय भी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रस्ताव पैम्पलेट में था। तो जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ये चारों निगलेक्ट हो जाएंगे और एक ही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक गतिरोध का हल होगा इसका आंसर। संवैधानिक गतिरोध का हल इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहां हमारा वो सभी बात क्लियर हो जाएगा जो हम क्लियर करना चाहते हैं जैसे ही यहां एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सही उत्तर संवैधानिक गतिरोध का समाधान है। युद्ध के अंतिम वर्षों में राजगोपालाचारी ने गांधी और जिन्ना के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी और जिन्ना के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो सी राजगोपालाचारी ने निभाई थी। पहले ये याद रखना। 1944 में उन्होंने भारतीय संविधान गतिरोध का समाधान प्रस्तावित किया। कब किया, तो 1944 में किया था। उन्होंने कांग्रेस लीग असहयोग के लिए एक सूत्र तैयार किया। कांग्रेस लीग असहयोग के लिए एक सूत्र तैयार किया। सीआर फार्मूला का उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध का हल करना था। अब इनका उद्देश्य क्या था, सीआर फार्मूला का जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, एक एक लाइन आपको नोट करते चलना है और याद करते चलना है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध का हल करना था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, इन दोनों के बीच का जो राजनीतिक गतिरोध का उसको हल करना था। जिन्ना और मुसलमान केवल दो राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में थे। कांग्रेस भारत के विभाजन के विचार का विरोध कर रही थी। जिन्ना को चाहिए कि हमें पाकिस्तान चाहिए और हम दो राष्ट्र बनाएंगे, एक हमारा मुस्लिम देश अलग होना चाहिए पाकिस्तान के नाम से और हिंदुस्तान अपना अलग रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस विभाजन नहीं चाहती थी और इसलिए वह विरोध कर रही थी। गांधी ने राजगोपालाचारी सूत्र का समर्थन किया और गांधी जी ने राजगोपालाचारी सूत्र का क्या किया, समर्थन किया। एक एक प्रश्न अपने आप में बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन। आज का सेशन जब आप कर रहे होंगे, एक एक सेशन आप जब देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई
यूट्यूब चैनल है, पहली बार कोई आपका ऐसा सारथी है, जीएस सारथी अड्डा है, जो आपका सारथी बन के आपके साथ आपकी पग पग पे चल रहा है और आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको इतिहास का यह सीरीज बहुत ही आगे लेकर के जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? बहुत बढ़िया। आपको बताना है कि जब क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था तो उसके आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? भारत की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कौन आधिकारिक वार्ताकार थे? या महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, या आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी जी थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, या राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई जी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हुआ करते थे। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतरराष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया। क्या हो गया? व्यथित हो गया कि जापान बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी शक्ति बड़ी मजबूत होते जा रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पे भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था और चीन था, ये लोग अब दबाव डालने लगे किस पे? ब्रिटेन पे, कि भारत को स्वतंत्र करो, अब उधर छोड़ो, अब इधर आकर के ध्यान आकर्षित करो। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। तो सबसे पहले यहां से प्रश्न बनता है कि क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो याद रखना है, ब्रिस्टल चर्चिल द्वारा की गई। और कब की गई? तो 11 मार्च 1942 ईस्वी को की गई। अब आगे देखेंगे, अगला प्रश्न जस्ट यहां से बनेगा कि 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। अब यहां से प्रश्न सीधा पूछता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? तो आपको याद रखना है कि 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, मात्र 12 दिन के बाद। जहां पर विभिन्न नेताओं से संपर्क के पश्चात क्रिप्स मिशन ने 30 मार्च 1942 ईस्वी को अपनी योजना प्रस्तुत की। तो यहां से 3 प्रश्न बने। सबसे पहले कि क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो 11 मार्च 1942 ईस्वी को की गई। क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? तो 23 मार्च 1942 ईस्वी को पहुंचा। और इसने योजना कब प्रस्तुत की? तो 30 मार्च 1942 ईस्वी को इसने योजना प्रस्तुत की। क्रिप्स मिशन के भारत के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हुआ करते थे। इतने प्रश्न आपको एक्सप्लेनेशन में मिल गए। अब प्रश्न बनेगा तो कहां से बनेगा? ये बनाने वाला समझेगा और जिसको हल करना है वो एग्जाम हॉल में समझेगा। कितने बेहतरीन कंटेंट के साथ आप जाएंगे कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत बेहतर लगा होगा। यदि आपको यह सेशन बेहतर लगा होगा तो बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आप अपने मित्र, अपने सहपाठियों और अपने शुभचिंतकों के पास पहुंचाइए ताकि वो भी अपने सफलता के मार्ग को सुनिश्चित कर सके, प्रशस्त कर सके, सफलता के शिखर तक पहुंचे और यूट्यूब के इतिहास में इस बेहतरीन सेशन को देखें और एक एक क्वेश्चन प्रश्न के साथ साथ एक एक एक्सप्लेनेशन को जब वो देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी प्रश्न उनसे भारत के किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, वहां एक भी प्रश्न इनका नहीं छूटेगा। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। और कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ऐसे ही पताका फहराएगा और ऐसे ही रिजल्ट क्लियर होगा और फिर हर जग में आपका नाम होगा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।